नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बजट में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उन्हें अपने निवेश पर हो रहे प्रॉफिट पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। आज हम आपकी मदद करेंगे समझाने में कि टैक्सेशन में बदलाव का असर किन म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा और बजट के बाद किन फंड में निवेश करना होगा अब फायदेमंद। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और मिरे एसेट की हेड डिस्ट्रीब्यूशन सुरंजना बोर ठाकुर। हेमंत जी और सुरंजना, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बजट तो चला। हेमंत जी और सुरंजना, बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बजट तो चला गया, लेकिन उसके बाद बजट की बारीकियां उसको डिकोड करने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स में अपने निवेशकों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार काफी कुछ हुआ है। अगर समझने की कोशिश करें अब अच्छा हुआ है नहीं हुआ है वो आप एक्सपर्ट से ही हम जानेंगे, और इन्वेस्टर्स को कैसे इन चेंजेस को लेना है इसको आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी कि आखिरकार कितना हम इससे अचीव कर पाए हैं या कितना फायदा होगा एक इन्वेस्टर को। सबसे पहले एक नटशेल में हेमंत जी आपसे समझें, ये जो कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव हुए हैं, एलटीसीजी बढ़ाया गया, एसटीसीजी भी बढ़ गया है, क्या है ये चेंजेस? अगर एक इन्वेस्टर को समझना हो तो क्या बदलाव हुए हैं? देखिए सर, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है निवेशकों को ये समझना कि जो बदलाव हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इक्विटी फंड्स में अगर 15 से 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म जो है 10 से बढ़ के 12.5% हुआ है, तो जब रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि एज एन इन्वेस्टर आपको ज्यादा पैसा सरकार को एज ए टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगेन इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ये जो समय था, बड़ी मुश्किल से हमने कुछ सालों से हमने देखा है कि हमारे देश में रिटेल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, रेगुलेटर, सरकार, मीडिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, सब मिलके, इंडस्ट्री सब मिलके कोशिश कर रहे थे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि भाई आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आगे जाके आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट, स्पेशली लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा होगा। और हमने देखा कि वो जो इक्विटी कल्ट की हम जो बात करते थे, फाइनली हम देख रहे थे कुछ सालों से आने के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, क्योंकि ज्यादा पैसा जो है वो एसआईपी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर सही तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे। इस समय पे इतना जल्दी इसको टैक्सेशन को बढ़ाना मुझे लगता है डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आप ऑब्वियसली ये टैक्स हमेशा के लिए वैसा रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि समय रहते आगे आगे चल के टैक्स बढ़ता है, लेकिन उसको जब एक ऐसे समय पे जब इक्विटी कल्ट जो हम देख रहे हैं वो आ रहा है, लोग मूव कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स मूव कर रहे हैं ट्रेडिशनल से इक्विटी में, और वहां पे लगाना, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये डैम्पनर है। शॉर्ट टर्म में मैं समझ सकता हूँ कि चलिए आप बोल रहे हैं कि भाई आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आप पोर्टफोलियो में बदलाव मत कीजिए, खरीद मत कीजिए, बट जो लॉन्ग टर्म में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे टैक्स बढ़ाना इस समय पे मुझे लगता नहीं ये बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए डैम्पनर। ओके, तो हेमंत जी को लगता है कि एक डैम्पनर मतलब कि ज्यादा कुछ एक पूरा मजा फीका करने वाला ये जो स्टेप है वो सामने आया। मैं सुरंजना आपसे समझना चाहती हूँ, जो ये पूरे टैक्सेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग म्यूचुअल फंड पर कैसा असर पड़ सकता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए जानना कि जिस फंड में उनका निवेश है क्या वहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या उनको ज्यादा टैक्स अब देना पड़ेगा अपने यूनिट्स को बेचने के लिए। तो जरा समझाइए कि एक इक्विटी में या फिर हाइब्रिड में या फिर डेट में एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों ही टैक्स की बढ़ोतरी का कहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट अब देखने को मिल सकता है? So, good evening, Swati, and thanks for having me here again. I think मैं हेमंत जी से बिल्कुल एको करती हूँ कि कुछ जो चेंजेस हुए हैं इक्विटी में। सो ब्रॉडली अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि पहले अलग अलग टाइप का टैक्सेशन था अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। कुछ में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन्स का था, कहीं पे आपका मार्जिनल रेट था, कहीं पे इंडेक्सेशन का था,
अभी अगर आप देखोगे, एक तो इंडेक्सेशन बिल्कुल ही हटा दिया गया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जहां पे आप 65% से ज्यादा डिफाइन करते हो, जहां पे इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, उस इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में शॉर्ट टर्म में आपका टैक्स जो पहले 15% था, आज के दिन में वो 20% कर दिया गया है। और लॉन्ग टर्म में आपका जो 10% था वो 12.5% कर दिया है। सो इसमें टाइम फ्रेम आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफाइन हो रहा है 1 साल के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे डेट म्यूचुअल फंड में, जहां पे 65% से ज्यादा डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट्स में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। सो पहले भी मार्जिनल रेट पे टैक्स हो रहा था, ये अभी भी मार्जिनल रेट पे ही टैक्स होगा। अगर आप देखोगे इस इक्विटी और डेट कैटेगरी के अलावा एक तीसरा सेगमेंट जहां पे ना वो इक्विटी में फॉल करता है ना डेट में फॉल करता है, उस कैटेगरी में अगर आप देखो, जैसे गोल्ड इंडेक्स प्रोडक्ट्स, गोल्ड ईटीएफ्स, इंटरनेशनल फंड्स, ये कैटेगरीज जो है, इसमें डिफाइन किया गया है कि शॉर्ट टर्म में आपका मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो 12.5% के रेट पे टैक्स होगा। अगर आप इसके इम्पैक्ट की बात करें, जैसे कि हेमंत जी ने मेंशन किया कि अभी इंडियन मार्केट्स में ये पार्ट अभी इवॉल्व ही हुआ है, इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे तो आज के दिन में इंडिया में अराउंड 15% है, जो कि ग्लोबल एवरेज अराउंड 75% है। तो हम अभी भी काफी पीछे है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया। और इसमें आपका ऐसा रैपिड फिनेंशियलाइजेशन दिखता है आपका शॉर्ट टर्म में, बट एक्चुअली ये थोड़ा ऐसे ही टैक्सेशन लॉन्गर टर्म में बढ़ा देना इज प्रोबेबली अ डैम्पनर, दैट इज वेरी क्लियर देयर। बट अगर आप देखोगे डेट साइड में, शायद ये भी एक एक्सपेक्टेशन था कि शायद इंडेक्सेशन बेनिफिट समवेयर वापस आ जाए। डेट एज अ कैटेगरी हैज आल्सो स्लोड डाउन अ लॉट, क्योंकि लास्ट ईयर जब टैक्सेशन चेंज हुआ था उसके बाद एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले क्लाइंट के लिए डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा फिटमेंट होता है टू गिव अ कंजर्वेटिव बट मोर रिलायबल रिटर्न ओवर अ पीरियड। अगर उसमें कोई टैक्सेशन बेनिफिट अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता तो ये सेगमेंट भी इवॉल्व होता। बट जो तीसरा सेगमेंट की बात किया हमने, जो ना इक्विटी ना डेट में पड़ता है, उस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो पहले मार्जिनल रेट पे टैक्स हो रहा था, वो टैक्सेशन चेंज होके अभी आपका 12.5% जो हो गया है वो थोड़ा बेनिफिशियल है। 2 ईयर पीरियड के आगे अगर किसी ने होल्ड किया एसेट्स को तो उनको सब्सटैंशियल बेनिफिट हो सकता है। बट इंडेक्सेशन एज अ कॉन्सेप्ट भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि शायद इसी कॉन्सेप्ट से लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आता है इंडिया में, लेकिन वही कॉन्सेप्ट हटा देना एक नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड पर आई थिंक रियल एस्टेट में भी शायद इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट, बट मे बी रीट्स इन विच जैसे सेगमेंट में थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है ओवर अ पीरियड। ओके, तो एक तो हम इक्विटी फंड्स की बात करें, क्योंकि डेट में तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो मार्जिनल रेट पर ही टैक्स लगेगा, उसमें तो अभी हाल ही में बदलाव किया था। इक्विटी हो गया, और एक है जो कंपोनेंट इक्विटी और डेट जिसमें दोनों का आता है, इसमें हाइब्रिड फंड आते हैं। थोड़ा तो जिक्र सुरंजना ने भी किया, पर जिन निवेशकों का निवेश हेमंत जी हाइब्रिड फंड्स में है, हाइब्रिड फंड्स में ये जो पूरा समीकरण है वो कैसे बैठेगा सर? किस तरीके से टैक्सेशन का, क्योंकि अगेन 65% इक्विटी है कि नहीं है, ये कौन से जो हाइब्रिड फंड से सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा और कहां पर फायदा होने की उम्मीद है इस टैक्सेशन से? देखिए स्वाति, हाइब्रिड में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जैसे अगर हम शुरुआत करें कि हाइब्रिड में जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हो गए, जहां पे इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो 65% या उससे ज्यादा होता है, और बैलेंस फंड के एडवांटेज के साथ साथ जो इक्विटी सेविंग फंड है, जहां पे डेट के साथ साथ इक्विटी और आर्बिट्राज मिलकर 65% होता है, तो वहां की जो टैक्सेशन है वो तो इक्विटी ही है, उसमें तो कोई बदलाव है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इन द सेंस जो इम्पैक्ट इक्विटी पे आया है 10 से 12.5 का और 15 से 20, वो यहाँ पे भी आएगा। तो एक तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो हो गए। दूसरे जो फंड्स है, देखिए पहले कैटेगरी हुआ करती थी 35 to 65% जो इक्विटी में थे, उनमें 3 साल का पीरियड था, और 3 साल से कम जो था वो उसमें मार्जिनल रेट पे आपको टैक्स देना था। लेकिन 3 साल के बाद जो है वो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वहां पे आप 20% टैक्स देते थे। अब जो नया टैक्सेशन है उसमें इक्विटी तो एक तरफ हो गई, और डेट में जैसे हमने बात की कि कोई चेंजेस नहीं है।
बाकी जितने भी कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं बेसिकली, उसमें 2 साल तक जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आपसे पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको अपने मार्जिनल टैक्स रेट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस 2 साल के बाद जब आप करते हैं तो आपको 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना। तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे आई थिंक जैसे हमने बात की इंडेक्सेशन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के इमीडिएटली आप बाद निकाल रहे हैं, आप उसको लंबा भी रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि देखिए इंडेक्सेशन का मीनिंग वही था कि आपके पैसे की जो वैल्यू कम होती है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, उसके ऊपर आपको टैक्स ना पे करना पड़े। तो अभी तो क्या हो रहा है कि हमारे पैसे की वैल्यू भी नीचे जाएगी ओवर ए लॉन्गर पीरियड, और साथ में आप हमसे टैक्स भी ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट अब नहीं है। बट हाइब्रिड फंड में जैसा मैंने कहा कि जो डेट की डेफिनेशन है 65% और मोर, यानी जो कंजर्वेटिव डेट फंड्स हैं, वो उनमें तो क्लियरली आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है आपका, उसके ऊपर टैक्स पे करना है। बट बाकी जो कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने कहा कि इक्विटी ओरिएंटेड वाली, वहां पे इक्विटी का टैक्सेशन है, तो ऑब्वियसली सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में जो भी इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं मानता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आप बहुत लंबे समय तक उस पैसे को रखते हैं, तो इम्पैक्ट आप देखेंगे कि क्योंकि इक्विटी में रिटर्न अभी भी बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा मिलेगा आपको। तो आई थिंक ऑप्शन तो वही अच्छी है कि आप उसमें कंटिन्यू करें। बट जैसे मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके हाथ में रिटर्न कितना है। एक होता है ग्रॉस रिटर्न, एक होता है पोस्ट टैक्स रिटर्न। उसमें अगर कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ये जो चेंजेस हुए हैं ये दो तरह से भी हुए हैं सुरंजना। इम्पैक्ट तो बताया हेमंत जी ने। एक तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे, वो 10 से 12.5% हुआ है, मतलब 2.5% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो अवधि भी है, जो होल्डिंग पीरियड भी है, जो बेसिकली जो 1 लाख का जो गेन था, उसको भी बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया है लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए। इसका इम्पैक्ट जरा बताइए। बेसिकली ये आपको 1.25 लाख पे 1,25,000 पर 12.5% का जो है LTCJ लगेगा। इज दैट राइट? आपका जो एग्जेम्पशन है बेसिकली वो आपका 1 लाख से जाके 1.25 लाख हो जाता है। तो 1.25 लाख का उसका एक्चुअली जो इम्पैक्ट है वो शायद काफी मिनिस्क्यूल है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि जो चेंजेस हुए हैं ना, एक तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म का कि 20% कर दिया 15 से, इज वन पार्ट विच कैन बी लुक्ड एट पॉजिटिव इन दिस चेंज, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डिस्करेज कर रहे हो कि बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा आप मत निकालो कैपिटल मार्केट से। बट लॉन्ग टर्म वाला जो हुआ है ये आपका एक्चुअली इट्स अबाउट कर्बिंग जो भी आपका ज्यादा पैसा आ रहा है, एक व्यू बन रहा है शायद कि कैपिटल मार्केट में काफी पैसा हॉट मनी आ रहा है और वो थोड़ा डैम्पनर हो जाता है फॉर व्हाट जो आपका स्ट्रीम ऑफ पैसा आ रहा है। बट जैसे आपने अब 1.25 लाख की बात करी, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखोगे इंटेंट ये भी है कि जो आपका STT लगा है, जो आपका FNO मार्केट में जो STT बढ़ गया है, उसका भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है। जो STT का आपको क्वांटम है, जो आप जितना ट्रेडिंग कर रहे थे, एक व्यू है कि बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन हो रहा था। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से वो एक क्लियर डायरेक्टिव है कि इट इज नॉट जस्ट अ स्पेक्यूलेटर्स मार्केट, इट इज एन इन्वेस्टर्स मार्केट। सो एनकरेज करा जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्पेक्यूलेशन कम और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो। तो आपकी टाइम फ्रेम अगर थोड़ी लंबी है तो उसमें थोड़ा सा आपको हायर पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको यू विल बी अ मोर स्टेडी इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म का पैसा आप ज्यादा मूव नहीं करोगे, क्योंकि देयर इज अ 5% डिफरेंस दैट विल बी देयर इफ यू टेक इट आउट बिफोर अ 1 year period। ओके, एक चलिए ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी समझना जरूरी है कि आपको अब कैसे फंड्स में निवेश करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, या कुछ आप अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं इस पूरे माहौल का फायदा उठाने के लिए। इस पर भी चर्चा रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो बजट के बाद के फायदे के फंड समझ रहे हैं हम। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी है, सुरंजना बोर ठाकुर भी है। हेमंत जी, अब क्योंकि हम बजट से पहले तमाम चर्चा में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस मौके पर कोई टैक्टिकल एलोकेशन करना सही रहता है,
आपके पास क्या मौका है, कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर स्पेस में निवेश करने के? अब क्योंकि बजट आ चुका है, कहां पर आपको लग रहा है कि फायदे का निवेश किया जा सकता है? देखिए स्वाति, यहाँ दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। पहली बात तो ये कि क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो टैक्सेशन में जो बदलाव हुआ है, क्या उससे आपकी एसेट एलोकेशन पे कोई बदलाव आना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इक्विटी की पोटेंशियल रिटर्न को आप कंपेयर करें किसी भी अदर एसेट क्लासेस से, तो आई थिंक वो अभी भी कायम है। वो आगे जाके भी आप देखेंगे कि इक्विटी के जो रिटर्न होंगे वो बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा होंगे। तो आई थिंक जहां तक आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की बात है, अपने एसेट की बात है, तो उसमें आप बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सही है, जैसे हमने पहले कहा कि जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो आपके डेफिनेटली कम होंगे, और ये भी हम ना भूलें कि ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद आगे बदलाव नहीं होंगे। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि अगले 6 महीने में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिवली उसको दोबारा से वो देखने वाले हैं, वो देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो पहली बात, एज एन इन्वेस्टर आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज नहीं करना है। जहां तक मौके का सवाल है, देखिए इस बजट के अंदर अगर हम देखें तो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो है कि फिस्कल प्रूडेंस है यहाँ पे, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% पे है। अगले साल में बात हुई है कि 4.5% पे होगा। इक्विटी मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया में, तो वो एक अच्छा है। और आगे जाके हम कुछ समय के बाद इंटरेस्ट रेट कट्स भी देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो एनवायरमेंट है वो इक्विटी के लिए काफी अच्छा है। अपॉर्चुनिटी के जहां तक सवाल है, देखिए सेक्टर्स में जिस तरह की फोकस है सरकार की, रूरल के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, स्किलिंग के ऊपर है, तो आई थिंक कहीं ना जॉब क्रिएशन के ऊपर है। तो ये जो एरियाज हैं जो पहले से भी सरकार उसके ऊपर काम कर रही थी, और इस बजट में थोड़ा ज्यादा फोकस हमको देखने को मिला है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बजट में मैंने देखा शायद जो डिफेंस है या पीएसयू थोड़ा सा बैक सीट लिया उन्होंने। बट ये जो बाकी सेक्टर्स हैं जिनमें मुझे लगता है लंबा रनवे है ग्रोथ का, वहां पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज है। बट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन सेक्टर्स की ग्रोथ को थीमेटिक फंड या सेक्टर से चेस करने की कोशिश ना करें। अगर फंड मैनेजर, आप अच्छे फंड के पास हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका फंड मैनेजर है वो आपको इन सेक्टर्स में आपके जिस तरीके के आपने फंड में इन्वेस्ट किया है वहां पे आपको एक्सपोजर देंगे। तो पोटेंशियल है डेफिनेटली, बट जरूरी नहीं है कि आपको, स्पेशली अगर आप बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है, कि आप उनको थीमेटिक या सेक्टर से चेस करें। ओके सुरंजना, जैसा हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है, एसआईपी बुक जिस तरीके से बढ़ रही है और महीना दर महीना हम इसमें बहुत अच्छी वृद्धि देख रहे हैं, ये जो बदलाव हुए हैं अब इस बजट में, जैसा आप दोनों एक्सपर्ट से भी हमने समझने की कोशिश की और एक्सपर्ट से एक मिली जुली राय हमें सुनने को मिल रही है, एक क्या कुछ सेंटिमेंट्स आपको लगता है कुछ थोड़े से हो सकता है हर्ट हुए होंगे इन्वेस्टर्स के, लेकिन जो एक नया इन्वेस्टर है आपको लग रहा है कि वो अब बाजार में जब आएगा तो उसके मन में कुछ एप्रहेंशन हो सकते हैं, कुछ इम्पैक्ट आपको आने वाले निवेश पर पड़ता हुआ दिख रहा है? सो स्वाति जी, आई थिंक हेमंत जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहा कि आप जब चेजिंग करने लगते हो एक सेगमेंट, सेक्टर या एक कैटेगरी को जस्ट बिकॉज वो शॉर्ट टर्म में अच्छा दिखने लगा है, वो नोटिस करना बहुत जरूरी है और रियलाइज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक क्या हुआ है, आप अगर अंडरलाइंग मार्केट में देखोगे तो फ्लोज की जो द वे फ्लोज हैव कम इनटू द मार्केट हैज बीन वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट इन सम कैटेगरीज। तो ये जो आप बोल रहे हो नए इन्वेस्टर्स के लिए, शायद ये जो टैक्सेशन चेंज हुआ है स्पेशली ऑन द लॉन्ग टर्म और एज वेल एज ऑन द शॉर्ट टर्म, की शॉर्ट टर्म का भी अगर डिस्करेज किया जा रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में आप चर्निंग ना करें, टैक्टिकल एलोकेशंस ना करें, लेकिन आप लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टेड रहे, वो एक अच्छा मैसेजिंग है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अगर आप फ्लोज देखोगे ना, तो बहुत सारे फ्लोज, मतलब अगर आप मिड कैप और मल्टी कैप कैटेगरी से कंपेयर करोगे, स्मॉल कैप कैटेगरी में इन दोनों कैटेगरी से डबल पैसा आया है, जो कि बहुत a lot of it has to do with last 1 year returns. Similar thing जो हेमंत जी बोल रहे थे कि कुछ आपके सेक्टर्स है which have done very well or disproportionately well in a short time frame,
वो देख के भी नए इन्वेस्टर्स की रुचि ऐसे कैटेगरीज की तरफ बनती है विद द ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स। उस चीज को चेंज करना, उस चीज को समझना, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो नए से आ रहे हैं मार्केट में, यही पीरियड सिर्फ उन्होंने देखा है, उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच समझ के लंबे समय के लिए एसेट एलोकेशन के जरिए, गोल प्लानिंग के जरिए थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करे। अपना प्लानिंग थोड़ा सोच के करे कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। कई बार बोलते हैं कि मार्केट में सबसे द फास्टेस्ट वे टू मेक रिटर्न्स इन द मार्केट्स इज स्लोली। सो धीरे धीरे पैसे बनेंगे, लेकिन बहुत जल्दबाजी में रहो तो हो सकता है टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, क्योंकि आप ज्यादा ही टैक्टिकल कॉल्स लेने की कोशिश करोगे। बट बिल्कुल, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा भी, और जैसा हेमंत जी ने भी राइटली मेंशन किया था कि शॉर्टर टर्म में ज्यादा चर्निंग पोर्टफोलियो में नहीं करें, ये शायद एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। और जैसा हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि जो इन्वेस्टर्स हैं या नए इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश करते तो हैं, लेकिन 2 या 3 साल में उस अपने यूनिट्स रिडीम भी कर रहे हैं। तो हो सकता है उसमें आने वाले टाइम में एक अच्छा हमें एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिले, लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ी रहे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी सामने निकलकर हम आता हुआ देख रहे हैं। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और सुरंजना, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आगे भी अलग अलग कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे ही कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लोग ब्रेक के लिए देखते रहिए।